नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है एक विशेष घटना के ऊपर जो कि ब्रिटेन में हुई थी 1650 में, जिसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने राजा को फांसी दी थी। तो ये पूरी घटना किस तरह से हुई और इस घटना का महत्व क्या है और हम भारतीय इस घटना से क्या अभिप्राय ले सकते हैं। तो एक वस्तु होती है कि जब राजा दमनकारी हो जाए या तो प्रजा का बड़े पैमाने पे अवहेलना शुरू करे, तो तब विद्रोह की स्थिति, विद्रोह यानी कि राजा को प्रजा हटाती है। राजा को यदि सेनापति उसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है या दूसरा राजा उसको मार के हटा देता है, वो विद्रोह नहीं होता, वो तो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि दो राजाओं के बीच का झगड़ा, राजा या उसके अधिकारियों के बीच का झगड़ा। लेकिन जिसमें बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में नागरिक इन्वॉल्व होकर राजा को हटाते हैं, उसे विद्रोह कहते हैं। तो ऐसा विद्रोह भारत में हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि कंस का जब दमन बढ़ गया था, कंस और अन्य राजाओं का, तो कृष्ण ने प्रजा के सहयोग से इन राजाओं को हटाया था और उनको फांसी दी थी या उनका वध किया था। तो इस तरह से भारत में विद्रोह का एग्जाम्पल है कि कृष्ण ने विद्रोह किया था। लेकिन आधुनिक भारत में यानी कि पिछले 600-700 साल के इतिहास में ऐसा विद्रोह का एग्जाम्पल नहीं मिलता, जहाँ तक मेरा स्टडी है। और ये जो मैं बात करूँगा वो 1650 के इंग्लैंड के विद्रोह की है। 1650 में पार्लियामेंट ने राजा को कुछ एक बात से मना कर दिया था और राजा उस प्रकार के टैक्स डालना चाहती थी, राजा उस प्रकार का टैक्स डालना चाहता था, चार्ल्स प्रथम, और उसने पार्लियामेंट बुलाए बिना कुछ कानून इश्यू कर दिए अध्यादेश की तरह, और वो कानून को लागू करने के लिए तंत्र को आदेश दिया। और इस तरह की घटनाएं अनेक बार हुई पिछले 3-4 साल में। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही घटना के ऊपर पार्लियामेंट और राजा के बीच युद्ध हुआ, अनेक छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हुई थी। इसलिए फिर जो पार्लियामेंट थी उस समय वो 100% लोगों के वोट से नहीं चुनी थी। 1650 में ब्रिटेन के कुछ 4-5% लोगों के पास वोटिंग राइट था, लेकिन जो राजा के पास तो सिर्फ 0.5% लोगों का ही सपोर्ट था। जो रॉयलिस्ट थे, रॉयलिस्ट यानी कि राज परिवार के लोग, या तो जो लोग राज परिवार पर निर्भर रहते हैं या तो सामंत, ऐसे कुछ गिने चुने पूरे आबादी के मुश्किल से 0.5% लोग थे जो कि रॉयलिस्ट थे, जो कि राजा को सपोर्ट करते थे। पार्लियामेंट को डायरेक्ट सपोर्ट था 4-5% लोगों का, लेकिन जो बाकी 95% लोग थे वो ये 4-5% के ज़्यादा करीब थे। जैसे ये 4-5% में थे व्यापारी, उद्योगपति, क्राफ्ट्समैन, वैज्ञानिक। तो जो बाकी 95% पॉपुलेशन थी वो ये 4% के ज़्यादा करीब थी, उसको ज़्यादा मानती थी बजाय के रॉयलिस्ट को। रॉयलिस्ट को वो देखते थे कि भाई ये तो अपने बाप दादा की विरासत से आगे बढ़ा है, मेरिट की वजह से आगे नहीं बढ़ा, न ही कोई समाज के लिए कोई उपयोगी काम कर रहा है। तो इस तरह से उनका समाज में रेपुटेशन भी अच्छा नहीं था, 95%। तो जब पार्लियामेंट और राजा के बीच युद्ध हुआ तो पार्लियामेंट ने पहले अपनी सेना बनाई। उनमें एक व्यक्ति थे जनरल क्रॉमवेल ने सेना बनाई और वो उसका जनरल बना। तो जनरल क्रॉमवेल ने एक सेना बनाई और उसके सामने राजा की सेना, और क्रॉमवेल की सेना में बड़ी संख्या में आम आदमी थे। आम आदमी के मदद से जनरल क्रॉमवेल कैसे सेना बना पाया कि 1650 में ब्रिटेन में करीब करीब हर एक आदमी के पास हथियार होते थे। इसलिए जनरल क्रॉमवेल एक बड़ी सेना बना पाया, और इतनी बड़ी सेना हो गई कि जो रॉयल आर्मी थी उसके सैनिक घबरा गए कि अब हमारी हार निश्चित है। तो जनरल क्रॉमवेल ने जो रॉयलिस्ट थे, राज परिवार से जो सैनिक राज परिवार के साथ थे, उनको कहा कि यदि तुम लड़ते नहीं हो तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हारी सीनियोरिटी नहीं खत्म करूंगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन यदि लड़ोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, सजा होगी। और जब साफ दिखने लगा कि अब जनरल क्रॉमवेल की सेना इतनी बड़ी है, वो जीत जाएगी, तो राजा के अधिकतर सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया और इस तरह से चार्ल्स राजा की हार हुई। अब पार्लियामेंट ने
राजा को फांसी की सजा देनी थी वो पहले से तय था, लेकिन एक ढकोसला या नाटक या फॉर्मेलिटी, जो भी कहो, फॉर्मेलिटी या नाटक करना था कि भाई पहले आदमी पे ट्रायल होना चाहिए, केस चलना चाहिए और उस केस के जजमेंट में आना चाहिए कि इस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो जज केस कैसे चलाए, क्योंकि उस समय जो अदालतें थी उसमें तो राजा द्वारा अपॉइंट किए हुए जजेस थे और वो अधिकतर राज परिवार से बहुत घुले मिले थे। तो सांसदों को लगा कि भाई ये कोर्ट में केस जाएगा जो रेगुलर कोर्ट है, तो इसको बरी कर देंगे। तो पार्लियामेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया कि इसके लिए क्या सत्ता क्या किया जाए, और जनरल क्रॉमवेल में उस पार्लियामेंट के सेशन में जो सांसद राजा से करीब लगते थे कि भाई ये सांसद है, ये राजा का आदमी है, ये सांसद है वो राजा का चमचा है, वो राजा के फेवर में बोलेगा, जनरल क्रॉमवेल ने उनको संसद में घुसने ही नहीं दिया। तो संसद में जो 500 लोगों के उस समय, जो मैं एग्जैक्ट आंकड़े भूल रहा हूँ वो आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा, ये सारी घटना का विवरण आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। आप चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन आप गूगल कीजिए, चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन या इंग्लिश सिविल वॉर 1650 1649, इस 3-4 कीवर्ड पे आप गूगल करोगे तो आपको सारी घटना का विवरण मिल जाएगा। तो उस समय जो 400 जितने एमपी थे उनमें से 100 एमपी को जनरल क्रॉमवेल ने पार्लियामेंट में घुसने ही नहीं दिया। तो जो 300 एमपी थे जिन्होंने राजा के खिलाफ युद्ध किया था वही पार्लियामेंट में आए और फिर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि राजा के ऊपर केस चलाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट थे उसके तो जज सारे राजा से मिले हुए थे, इसलिए स्पेशल कोर्ट बनेगी। तो लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड था, उसने वो प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट में बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी ये प्रस्ताव पास होकर रहेगा। अब ब्रिटेन में उस समय प्रोसीजर थी कि रॉयल कंसेंट चाहिए, कि पार्लियामेंट जो कानून पास करता है वो तभी अमल में होगा जब राजा उस पर साइन करेगा। तो पार्लियामेंट ने बोला कि राजा ने साइन नहीं की है तो भी ये प्रस्ताव अमल में आएगा। फिर हुआ कि भाई यदि जो स्पेशल कोर्ट बन रही है उसमें कौन जज बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे। तो उसको लगा कि यदि बाहर के आदमी रखते हैं, छोटे आदमी, तो राजा उनको या तो रिश्वत दे देगा या दबा देगा। तो सांसदों ने, जिन सांसदों ने राजा के खिलाफ युद्ध किया था, जो सांसदों ने ये स्पेशल कोर्ट का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कहा कि हम ही लोग इसमें जज बनेंगे। तो कुछ 150 जजों की नियुक्ति हुई, और वो 150 जज कौन? वही सांसद जिन्होंने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था, यानी वही सांसद उस अदालत में जज बने। यानी साफ साफ दिख रहा है कि पहले ही तय कर लिया था कि फांसी देनी है, जजमेंट पहले ही लिख लिया था, बस बाकी सारी फॉर्मेलिटी अब तय करनी थी। तो ये अदालत चली, अदालत ने मतलब केस पढ़े, और ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर सांसद तो आते भी नहीं थे, जो जज थे, सांसद भी थे और जज भी थे, वो आते भी नहीं थे, और कुछ तो आके सीधा मतलब पार्लियामेंट में कुछ भी मतलब खाना खाने या किसी और से बात करने चले जाते थे। यानी एट ए टाइम मुश्किल से ट्रायल में 10, 20, 15 जज हाजिर रहते थे। और वो फाइनली ये जो 150 जज थे उनमें से भी ऐसा लगा कि भाई ये 135 से 150 कि ये 30-40 कुछ 20-25 सांसद है वो राजा से मिल गए या राजा के बिक गए हैं या राजा ने उनको खरीद लिया है। तो क्रॉमवेल ने उनको फाइनल वर्डिक्ट जब देना था तब आने नहीं दिया मीटिंग। तो ये 120 सांसद जो आए जजमेंट देने के लिए, उनमें से कुछ 105 ने बोला कि राजा को फांसी की सजा होनी चाहिए, और इस तरह से मेजोरिटी वर्डिक्ट करके राजा को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर पार्लियामेंट ने फांसी की सजा कैसे दी राजा को, कि उसके लिए एक फांसी का के लिए पूरा तख्ता बनाया गया, और रॉयल फैमिली के जितने भी परिवार के सदस्य थे उन सबको बुलाया गया कि तुमको ये मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें राजा का सर कटने वाला है। और राजा के परिवार के लोगों को फ्रंट रो में बिठाया गया कि भाई देखो तुम्हारे राजा ने पार्लियामेंट की अवहेलना की, अब देखो उसका सर काट रहे हैं। एक तरह की वार्निंग है, तुम राजा की अवहेलना करोगे तो कल तुम्हारा भी सर कटेगा। तो राज परिवार के सदस्यों को फ्रंट रो में बिठाया गया, फिर राजा का सर काटा गया, उसको फांसी हुई। और आज और फिर उस सांसदों ने राजा का पुतला एक रॉयल म्यूजियम में रखा है, और रॉयल म्यूजियम के उस गेट के एंट्रेंस पे रखा है जहाँ से हर एक रॉयल फैमिली के मेंबर को साल में कम से कम एक बार वहाँ से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे ये चार्ल्स फर्स्ट का पुतला है,
और उसके नीचे लिखा है रिमेंबर, एक ही शब्द लिखा है रिमेंबर। रिमेंबर यानी कि याद रखना, याद रखना कि इस आदमी ने पार्लियामेंट का कहा नहीं माना, पब्लिक का कहा नहीं माना, इसको फांसी हुई। अब हिम्मत हो तो पब्लिक का कहा न मानो आज, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तो इससे हमें भारत के लोगों को क्या सीख मिलती है? देखो आज हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रोसीजर है, इलेक्शन के द्वारा हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आज के जो प्रधानमंत्री है वो उस जमाने के राजा थे, उतने उद्दंड नहीं है, काफी उद्दंड है, ऐसा नहीं कि उद्दंडता न के बराबर है, काफी उद्दंडता है, पर इतने उद्दंड नहीं है जिस समय उनके राजा थे, क्योंकि 5 साल के बाद उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। पर 5 साल के दौरान उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनके दिमाग में काफी चर्बी आ जाती है उन 5 सालों के दौरान। तो पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है राजा तुल्य, मैं उन्हें राजा तुल्य कहता हूं क्योंकि वो राजा के समान है। 2 तरह से राजा के समान है कि वो खुद अपने आप को राजा समझते हैं और प्रजा के पास उन्हें 35 साल तक, उनकी अपॉइंटमेंट जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको नौकरी से निकालने की कोई प्रोसीजर नहीं है। मंत्री को तो कम से कम 5 साल के बाद निकाल सकते हो, लेकिन जज को तो जब तक वो 65 साल का नहीं होता तब तक उसका पावर चालू रहेगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज है वो राजा तुल्य है। तो मैं ये नहीं कहता कि फांसी पे चढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इतना पावर भी नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं है, पर उनको नौकरी से निकालने की जरूरत है जो उद्दंड है, हर एक नहीं। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज है जिन्होंने कसब को फांसी देने से मना करे, 1.5-2 साल से उन्होंने केस लटकाया दिया सुप्रीम कोर्ट में। 2 जज है, मैं नाम भूल गया, कि सीके प्रसाद और दूसरे जज भूल गया मैं। तो इतना सारा क्लियर क्रिस्टल केस है कि वीडियो टेप एविडेंस है, इतने सारे विटनेस है। कसब ने जो 40-50 लोगों को मारा था उनके डेड बॉडी है, उसका कन्फेशन है, उसने नार्को टेस्ट दिया था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका कन्फेशन है, वो साइन कन्फेशन भी है, वीडियो टेप पे भी रिकॉर्ड हुआ है उसका कन्फेशन। वो भारत का नागरिक नहीं है, पाकिस्तान का नागरिक है। इतने सारे सबूतों के बावजूद, गवाहों के बावजूद, वीडियो टेप के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो 1.5 साल से एक या दूसरा बहाना निकालकर उसकी फांसी की सजा को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर नहीं है। तो ऐसे केस में जो हमें ब्रिटेन के लोगों ने 1650 में क्या किया था, उन्होंने राजा को फांसी पे चढ़ा दिया था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, वो एक अलग प्रोसीजर है। मैंने एक प्रोसीजर प्रपोज किया है कि एग्जीक्यूशन बाय मेजोरिटी वोट। चैप्टर 27 मेरा ये रेफरेंस मटेरियल है, ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm। उसमें चैप्टर 27 rahulmehta.com/301.htm, वो आपको गूगल डॉक्स पे ले जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा सारा रेफरेंस मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर आपको इंटरेस्ट लगे उस पर आप ध्यान देना। तो इसमें चैप्टर 27 है इम्प्रिजनमेंट, एग्जीक्यूट मिनिस्टर, जजेस एक्सेट्रा यूजिंग मेजोरिटी वोट, यानी कि किस तरह से बहुमत के द्वारा हम जो भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें प्रजा बहुमत के द्वारा जेल भेज सकती है, फांसी पे चढ़ा सकती है। तो कोई कहेंगे कि भाई जज को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, मंत्री को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, क्या पब्लिक के पास राइट होना चाहिए कि मंत्री को फांसी पे चढ़ा दे या जज को फांसी पे चढ़ा दे? तो ऐसे में हमें ब्रिटेन का एग्जाम्पल देना चाहिए कि 1650 में ब्रिटेन की उन्नति उसके बाद ही होती है। ब्रिटेन की उन्नति, असली उन्नति 1650 के बाद शुरू होती है कि जब उन्होंने राजा को फांसी पे चढ़ाया, क्योंकि उसके बाद राजाओं की, राज परिवार के सदस्यों की अकल ठिकाने आई, उनको एहसास हुआ कि उनकी औकात क्या है, मटीरियल औकात क्या है, कि पब्लिक है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उन्हें फांसी पे चढ़ा सकती है, तो देश निकाला करना तो खेल की बात होगी। तो जब तक यदि सामने वाला समझदार है तो समझाने की जरूरत नहीं है, पर यदि कसब को 1.5-2 साल तक फांसी नहीं हो रही तो दिख रहा है कि सामने वाला के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही उद्दंडता है, तो ऐसे केस में सबक सिखाने की जरूरत आ जाती है। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि हमें फांसी पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को, सिर्फ नौकरी से निकालने से काम काफ़ी है। लेकिन ये एग्जाम्पल हमें माइंड में रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ने कंस को वध किया था, यानी उसे फांसी दी थी,
विद्रोह करके, प्रजा ने विद्रोह करके बाद में श्री कृष्ण को भगवान का स्टेटस दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक महान कार्य किया था। इसलिए एक जो रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ये है कि श्री कृष्ण एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे राजा थे, और इतने अच्छे थे कि बाद में मान्यताओं ने उन्हें भगवान का स्वरूप दिया। लेकिन जो राजा बने उसके पहले की घटना यह है कि श्री कृष्ण ने प्रजा को जनांदोलन के द्वारा, विद्रोह के द्वारा कंस का वध किया था, राजा का वध किया था, मतलब दमनकारी राजा का वध किया था। और यही काम इंग्लैंड ने 1650 में किया, और उसके बाद राष्ट्र की उन्नति हुई है। तो ये विद्रोह अपने आप में गलत वस्तु नहीं है। यहां तक कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू रिवोल्ट। आप गूगल करना जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रिवोल्ट, तो आपको मिलेगा कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यदि राजवर्ग निरंकुश हो जाता है तो प्रजा के पास ये राइट है कि वो रिवोल्ट करे। और अमेरिका के कुछ एक राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मैं राज्यों के नाम भूल रहा हूं, लेकिन आप यदि राइट टू रिवोल्ट करोगे, गूगल पे जाके राइट टू रिवोल्ट करोगे, तो आपको अमेरिका के काफी राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे जिसमें लिखा है कि प्रजा के पास विद्रोह करने का हक है, और विद्रोह करने की जरूरत जितनी हो सके उतनी कम है। मैं तो नहीं देखता कि विद्रोह करने की जरूरत हो, पर अक्सर जब बात होती है तब कुछ एक कुबुद्धिजीवी होते हैं, वो करते हैं कि भाई प्रजा के पास ऐसा पावर ही नहीं होना चाहिए कि वो मिनिस्टर को जेल भेज सके, या जज को नौकरी से निकाल सके, या जज को जेल भेज सके, या जज को फांसी पे चढ़ा सके, या मंत्री को ये राजा जैसे या ये चिदम्बरम जैसे मंत्री को फांसी पे चढ़ा सके, ऐसा कोई पावर ही नहीं होना चाहिए। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की प्रजा ने ये किया कि राजा को फांसी दी, और उसके बाद ही उसकी प्रगति हुई। यानी इस प्रकार के पावर से राष्ट्र की प्रगति होती है, राष्ट्र को नुकसान नहीं होता। तो ये घटना थी एक स्पेसिफिक 1650 ब्रिटेन के रिवोल्ट की। आप गूगल कीजिए 1650 चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।